अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि एसपीएससी की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है कि अगस्त में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की टेस्ट ली जा रही है, तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम एक अकाउंटेंट बीपीएस 17 का पास पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी जो है आपको तैयारी करनी है और किन किन सब्जेक्ट्स को टच करना है। तो ये एसपीएससी की जानिब से पेपर लिया गया था अकाउंटेंट का 17 जनवरी 2024 को। ये अकाउंटेंट का पेपर था, तो उसको हम देख रहे हैं। इसकी पिक्चर्स जो थी वो ब्लर्ड थी, तो इसलिए मैंने वर्ड पे टाइप करके और आपके लिए ताकि आसानी हो क्वेश्चंस को समझने में। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखें कि आपको सब्जेक्टिव 80% मिला होगा और इंग्लिश 20% होगी। तो सब्जेक्टिव की तरफ पहले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड? ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऑप्शन बी डिविडेंड्स, ऑप्शन सी सर्विस रेवेन्यू एंड ऑप्शन डी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो हम एवरी ईयर जो है कुछ अकाउंट्स को क्लोज करके उसकी फिर दोबारा से न्यू रिकॉर्डिंग करते हैं, न्यूली उसको जो है अकाउंट मेंटेन करते हैं, और कुछ अकाउंट जो है वो साल दर साल चलते रहते हैं। तो इसमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वही है, और इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। अनदर क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिफर्स टू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस चीज को कहते हैं? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर सपोज आप ऐसा समझ लें कि आप रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जिससे आपकी जो है कॉस्ट मिनिमाइज हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाइक होल्डिंग कॉस्ट। तो आपको इकोनॉमिकली ऐसा डिसीजन लेना है कि आपको उस टेन्योर के लिए दोबारा ऑर्डर ना करना पड़े। अगर आपने जितना मटेरियल मंगवाया है उसको होल्ड करने की आपके पास जो है वेयर हाउसेज इतने हो, तो जब आप इकोनॉमिकली क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। फॉर सपोज आपने एक ट्रक मंगवाया, उसमें 1000 यूनिट्स और आने थे, लेकिन आपने वो कम मंगवाए और दोबारा उनको जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने मंगवाए उसी टेन्योर के लिए। तो अब ये क्या होगा कि इकोनॉमिकली आपका डिसीजन नहीं होगा। तो क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इकोनॉमिकली, इसका ऑप्शन ए सही है और जो अदर ऑप्शन है वो गलत है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक साल्ट, राइस, etc इट्स डैश एंड द डिमांड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स इज डैश। तो हमेशा ये बात याद रख लें कि जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। उनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उसका इफेक्ट जो है उसकी डिमांड पे नहीं पड़ता। लाइक हम पेट्रोल यूज करते हैं, कितना भी बढ़ जाता है लेकिन हम यूज करते हैं, उसकी जो है सेल कम नहीं होती। जो आटा, चावल, दाल, जो बेसिक चीजें वो कितने भी बढ़ जाए उनकी सेल जो है कम नहीं होती। बट इसकी जगह पे जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिक होती है। कि फॉर सपोज आपने कार लेनी थी लेकिन कार की प्राइस 1 लाख रुपए बढ़ गई, आपके पास 10 लाख थे, अब कार की प्राइस 11 लाख है, तो अब आप नहीं लेंगे। तो जो प्राइस का क्वांटिटी के साथ रिलेशन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो मेजर किया जाता है। इलास्टिक का मींस के क्वांटिटी और प्राइस खुद में रिलेटेड है। जब भी थोड़ा चेंज आएगा प्राइस में तो उसकी वजह से चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में। और इनइलास्टिक होती है कि जब भी आपका प्राइस में फर्क आएगा तो आपकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, इन सिंपल वर्ड्स। अब ये एक समझे कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दे दिया। विच राउंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये यूरुग्वे राउंड था 1986 to 1993। The reduction of covering of foreign exchange risk is called hedging। और उसके बाद जो है गैप स्टैंड फॉर, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको आपको थोड़ा डिटेल में भी देख लेना है। ऑडिट फी इज अ पार्ट ऑफ, ऑडिट फी किसका पार्ट है? तो इसका जो ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो आपका डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट्स पे क्या है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग इनकम है, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अनदर क्वेश्चन है स्टॉक कंट्रोल थ्रू द स्टॉक लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो ऑटोमेटिक ऑर्डर मेथड इसके थ्रू जो है वो मेंटेन किया जाता है। फॉर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है एक्सेप्ट IRR जो है ग्रेटर देन हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड जो है एक्सेप्ट IRR लेस देन हो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, एक्सेप्ट IRR
जो है इक्वल देनो कोटा ऑफ कैपिटल आर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन ए है इट इज द करेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द हाईएस्ट इन केस ऑफ जो है अब डेब्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, बॉन्ड एंड लोन। तो इसमें काफी जो है बायर स्टूडेंट जो है वो डेब्ट फाइनेंसिंग याद रख लें। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जब हम कैपिटल एक्वायर किसी से करते हैं तो उसमें जो है इक्विटी फाइनेंसिंग में ज्यादा हमें जो है एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लाइक अगर आप डेब्ट फाइनेंसिंग लेंगे आपको श्योर है कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना है, पर इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा, आपका जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर वो जितना हाई होगा तो उसको आप हाईली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो हाईएस्ट होगी इन फॉर्म ऑफ जो है इक्विटी फाइनेंसिंग, नॉट इन डेब्ट फाइनेंसिंग। ये एक इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन पर्टिकुलर टाइम। तो इसका ऑप्शन जो है बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ड्यूरिंग ईयर के, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें जस्ट बताती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कैश। जितना भी आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का, उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। अदर जो भी होते हैं वो इसमें हम डिटरमाइन नहीं करते, जस्ट हम कैश की जो है इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। अ पर्सन फ्रॉम होम सच गुड्स इन विच द फर्म डील्स एंड परचेज ऑन द क्रेडिट बेसिस कॉल्ड। तो ये ऊपर आपका जो है क्वेश्चन था, उसके नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कि अ पर्सन फ्रॉम होम सच गुड्स इन विच द फर्म डील्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस कॉल्ड एज। तो इसका जो ट्रेड डेब्टर, ट्रेड क्रेडिटर, सप्लायर, तो इसको जो है हम सप्लायर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इन इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेशन व्हाट इज टेकन एज अ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेते हैं। The type of analysis that is used to express the all balance sheet items as percentage of total assets and all income statements item as the percentage of net sales and revenues। तो हम जब एनालिसिस करते हैं, आपने फाइनेंशियल एनालिसिस में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि हम जो है एनालिसिस करते हैं। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप अगर the type of analysis that is used to express all the balance sheet, जो सारी बैलेंस शीट आइटम्स को एक्सप्रेस करता है, आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, के उनको हम मेजर करते हैं कि लाइक एसेट कोई पर्टिकुलर एसेट है उसको परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट हम मालूम कर रहे हैं। फिर ऐसे ही कोई जो है लाइबिलिटी है उसको परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटी मालूम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं, हम उस चीज को कहते हैं इट इज द कॉमन साइज एनालिसिस। अबाउट व्हाट अ फंड फ्लो एनालिसिस पार्ट जो है फंड फ्लो एनालिसिस किसका पार्ट होता है, तो इट इज द रेशियो एनालिसिस। एंड विच टूल इज यूज्ड टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू द सेल्स के रिलेशन में हम कौन सा टूल यूज करते हैं, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। एंड एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ फंड फ्लो एनालिसिस। ये जो है फंड फ्लो एनालिसिस का पार्ट है। इनकम एंड टू जो है ड्राइंग्स को आप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस में कौन से, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये भी आप डिटेल में पढ़ ले। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में आप जो है ब्रेक इवन एनालिसिस देखते हैं, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट आप पर यूनिट देखते हैं कि आपको ब्रेक इवन पर यूनिट कितना होनी चाहिए, पर डॉलर कितना होना चाहिए। तो इसका जो इसमें ये कह रहा है कि कौन सी चीज सीवीपी एनालिसिस में नहीं इंक्लूड होती, तो यूनिट सेलिंग प्राइस होती है। जब हमें ब्रेक इवन को मेजर करना है हमें यूनिट सेलिंग प्राइस चाहिए होती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है, वो भी इसका पार्ट होता है सीवीपी एनालिसिस का। लेकिन जो सेल्स मिक्स है ए, ये नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कंप्यूटेड एज। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले समझ लें कि किस चीज को कहते हैं। जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस को रीच कर लेते हैं, लाइक आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस इक्वल हो जाते हैं, उससे आगे आप जितना भी अर्न करते हैं इसको कहते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब उसमें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम करनी है कि कितनी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लाइक अगर हमारी 10,000 सेल कम पड़ जाए, 20,000, 50,000 या कितनी सेल कम पड़ जाए जो फिर भी हम ब्रेक इवन पर रहेंगे, तो उसका जो
कंप्यूट करने का तरीका होता है वो एक्चुअल सेल्स जो हमारी होती है उससे हम जो है ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करते हैं। आगे जितनी भी हमारी सेल हुई होगी वो हमारी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये इंग्लिश का पार्ट है। अब जो है सिनोनिम्स आते हैं, जैसे कि आपने ये वर्ड देख रहे हैं उसका जो है सिनोनिम ऑफ टिंक्विश जो है स्टबर्न और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये फिर आपका जो है प्रीपोजिशन आ गया टू द पार्टी। उसके बाद द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड ऑन द बीच, तो प्रीपोजिशन इंग्लिश तो सेम आती रहती है। एंटोनिम ऑफ फ्रगल इज लेविश, ऐसे ही शी इज एलर्जिक टू कैट जो है ये फिर प्रीपोजिशन है। शी लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सिटी, तो ये इसका भी ऑप्शन। एंटोनिम्स ऑफ डर्थ इज अबंडेंस, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो आप जो है इसमें से आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है चूज करना है और उसके साथ साथ जो है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो स्टेशनरी की जो स्पेल्ड है यहाँ गलत है, STATIONARY होता है, यहाँ पर NERY है। तो ये था SPSC का और ये इसी साल का क्वेश्चन पेपर है। ये देख रहे हैं आपने, डेट मैंने लगा दी कि ये 17 जनवरी 2024 को लिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि 17 ग्रेड की पोस्ट है, तो इसलिए इस हिसाब से आपको हर तरीके से आपको जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।